तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? मनोरंजन करा दिया, अब पढ़ाई हो जाए। 10th क्लास के लिए ये वीडियो बन रहा है 2023 का क्रैश कोर्स, ठीक है। आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है ज्यामिति से। सिद्ध करें कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होगा। जैसा कि क्षेत्रमिति में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन में, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन ज्यामिति में इस फॉर्मूला का प्रूफ मिलता है कि यह जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यह कैसे होता है, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इसका प्रूफ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्यामिति से तो लड़का हर कम पे काटता है, कुछ ही बच्चा है जो ज्यामिति सीखना चाहता है। तो आप सीखने वालों में से रहिए, क्योंकि समस्या से भागना कहाँ का सर थकता है? समस्या से भागना कहाँ का सर थकता है भैया? जिंदगी है तो समस्या है और सॉल्यूशन ढूंढते रहिए, हैं? जी हाँ, चलिए तो प्रूफ दिखाऊंगा मैं। सिद्ध करें कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया बुआ, इसका कुछ नाम रखिए ABC, कोई आपत्ति नहीं। चलिए, ए भुजा वाले कह रहा है तो ये A है, ये भी A है और ये भी आपका A है। चलिए अब यहाँ लिख दीजिए, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है। प्रत्येक भुजा कितनी है बुआ? A है, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है। जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा, A A A। चलिए अब एक हम लोग रचना करते हैं। A से AD लंब डालते हैं BC के ऊपर। जब लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं AD लंब डाला BC पर। इसीलिए प्यारे बच्चों, कोण ADB ये भी 90 डिग्री हुआ, और कोण ADC ये भी कितना हुआ? तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है बुआ। चलिए अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम क्या क्या देखते हैं उसको गौर कीजिएगा। इस त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ADC में हम क्या देखते हैं, इसको आप लोग
ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो इसका कर्ण ए, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो इसका कर्ण ए, माने दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जिसका कर्ण सेम है, अच्छी बात है। उसके बाद एक कोण 90 डिग्री इसमें है तो एक कोण 90 डिग्री इसमें है, अच्छा। और एडी भुजा जो है यह क्या है, उभयनिष्ठ है। एडी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब एडी भुजा इस त्रिभुज में भी शामिल है और एडी भुजा इस त्रिभुज में भी शामिल है। तो अब हम लोग क्या क्या देखते हैं, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में तथा त्रिभुज ADC में क्या देखते हैं बुआ, तो कोण ADB, कोण ADB ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है तो दोनों बराबर है, बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, AB बराबर AC, AB बराबर AC प्रत्येक का मान A है और AD बराबर AD ये तो कॉमन है, AD बराबर AD ये तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब कर्ण के बराबर है 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर है, एक भुजा के बराबर है तो RHS सर्वांग समता प्रमेय से, RHS सर्वांग समता प्रमेय से, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस कर्ण और S का मतलब साइड। ये सर्वांग समता प्रमेय लागू हो गया दोनों त्रिभुजों में, तो दोनों का 90 डिग्री का एक एक कोण, दोनों का कर्ण के बराबर, साइड के बराबर हो गया। तो त्रिभुज ADB सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देकर ऊपर S को सुताकर लिख दीजिए, आपका सर्वांगसम का चिन्ह हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, ठीक है। त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। अब जब ADB और ADC सर्वांगसम है तो सर्व अंग सम, सभी अंग बराबर, मतलब हुआ इस त्रिभुज का प्रत्येक अंग इस त्रिभुज के प्रत्येक अंग के क्या हो गया, बराबर। आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के 6 गो अंग होता है, 3 भुजा और 3 गो कोण, 3 भुजा 3 कोण मिलकर 6 अंग होते हैं। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे जब ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो इसका सब अंग इसके सब अंग के बराबर है, तो ये भुजा तो इसके बराबर हुआ, ये तो दोनों में कॉमन है, मतलब BD भुजा किसके बराबर होगा, तो DC के बराबर होगा, BD भुजा DC के बराबर होगा, और पूरा का पूरा है A, इसका मतलब A/2 और ये भी A/2 हो गया। आया समझ में, ध्यान दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं, इसीलिए जितना होगा DB यानी कि जितना होगा BD, जितना होगा BD उतना होगा CD, उतना होगा CD। चलिए, और प्रत्येक होगा A/2 के बराबर। चूंकि B से लेकर C तक तो A है, प्रत्येक भुजा A है ना, A, क्योंकि क्वेश्चन तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, तो ये वाला भी A, ये वाला भी A और ये पूरा का पूरा A था। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो फिर BD भुजा CD भुजा के बराबर हो गया, तो A के 2 बराबर टुकड़े हो गए, तो A के 2 बराबर टुकड़े हो गए तो प्रत्येक कितना होगा, A/2। 10 को 2 बराबर टुकड़ा करना है तो क्या होगा, 10/2 यानी 5। 20 के 2 बराबर टुकड़े करने हैं तो 20/2 यानी 10। तो किसी संख्या का 2 बराबर टुकड़े करने हैं तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो A का 2 बराबर टुकड़ा करना था तो A/2, मतलब प्यारे बच्चों ये भी A/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक
डी तक, और इधर भी ए बटा 2 हो गया सी तक। अब ए बटा 2 और ए बटा 2 मिलाइएगा तो 2 का लघुत्तम 2, ए में ए जोड़िएगा तो 2 है, 2 बटा 2 तो कट करके फिर से ए आ जाएगा, तो ये भी ए हो गया। अब त्रिभुज ए डी बी में अब हम लोग बुआ कहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये ए डी जो है वह लंब है, तो लंब बराबर सूत्र पढ़े होंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, आधार है ए बटा 2, तो ए बटा 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया बुआ ए का स्क्वायर, अब माइनस में ए का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करोगे, 4 एलसीएम, फिर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 ए स्क्वायर का वर्गमूल ए निकल जाएगा और बटा में 2। तो एडी का मान निकल गया प्यारे बच्चों, एडी का मान जो कि त्रिभुज का शीर्ष लंब है, देखिए शीर्ष से लंब डाले हैं, इसका मतलब ये शीर्ष लंब हो गया, और शीर्ष लंब को ही ऊंचाई भी कहा जाता है, हाइट भी कहा जाता है। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुना ऊंचाई, तो इस ABC का भी तो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला है 1/2, आधार है इसका BC एंड हाइट है इसका AD। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए आप, 1/2 BC भुजा कितना है, तो BC भुजा A है, तो A हो गया, और AD का मान कितना आया था, √3/2A, तो √3/2A हो गया। अब 2 पे 2 से गुणा करेंगे बुआ तो 4 होगा, और √3 तो यहाँ है ही, तो ये हो गया √3/2 दूना का 4, और A गुना A तो कितना, A स्क्वायर, और यही प्रूव्ड करना था और यही प्रूव्ड हो गया। तो चलिए, ज्यामिति का यह एक अहम प्रश्न है 2023 के लिए, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बना है, लेकिन ज्यामिति का प्रश्न है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने तोड़ कर समझाने का प्रयास किया है। तो लंबा सा मतलब नहीं है, मतलब समझने से होना चाहिए, आपको अच्छा से समझ में आ गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4 गुना कोण C बराबर 2 गुना कोण B प्लस कोण C, तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है जिसका तीनों कोण निकालना है, तो कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोणों का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है बुआ, तो चलिए शर्त के मुताबिक हम लोग समीकरण सेट करेंगे और सॉल्व करके और निकाल लेंगे कोणों का मान। चलिए तो शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC की बात हो रही है बुआ, तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC खींच लिए। ये रहा आपका त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें कोण B को हमने x माना, कोण B को हमने x माना, कोण C को हमने y माना। अच्छी बात है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, माना कोण B बराबर x, कोण C बराबर y, मैंने मान लिया। इसीलिए कोण A बराबर, तो देखिए कोण A बराबर था 4 गुना कोण C है, 4 गुना कोण C है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 का 4, कोण C का मान बैठाइए, कोण C का मान y है, तो 4y, तो कोण A आपका हो गया 4y,
कोण बी एक्स, कोण सी वाई। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि कोण ए जो है बउआ, कोण ए जो है वह दो गुना कोण बी प्लस कोण सी के बराबर है। और कोण ए का वैल्यू कितना है बोलिए फटाफट, 4y, 2 अपने जगह पर। कोण बी का वैल्यू बोलिए, कोण बी का वैल्यू बताइए जल्दी सी ना, x। कोण सी का वैल्यू बताइए, कोण सी का वैल्यू बताइए कितना, अरे बताइए महाराज, कोण सी का वैल्यू बताइएगा तो सीख ही जाइएगा, ना तो बस काम गड़बड़ा लीजिएगा। 4y अपने जगह पर, 2 में x गुना हुआ, 2x, 2 में y गुना हुआ, 2y, y वाले को एक तरफ कर लीजिए, एक जाति का है तब प्लस 2y एन्ने आया तब माइनस 2y, अब बराबर के बाद कोण तो 2x, 4 गो y में 2 गो y घट गया तब बहुआ सरे 2 गो y बराबर कथी तो 2x, 2 से 2 बर्बाद हो गया तो y बराबर कथी तो x, ई कथी हुआ समीकरण 1। अब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए तो अब हम त्रिभुज ABC में एक गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब जरा फटाफट वैल्यू बैठाइए। कोण A का मान 4y, कोण A का वैल्यू बउआ 4y, तो ये रहा 4y प्लस कोण B का वैल्यू, कोण B का वैल्यू x रहा, प्लस कोण C का वैल्यू y रहा, तो यहाँ पे y बराबर 180 डिग्री। अब 4 गो y में 1 y जोड़ दो तब 5 गो y प्लस में x बराबर 180 डिग्री। 4 गो y में 1 गो y जोड़ दो तो हो जाते बुआ सा 5 गो y, x अपने जगह पर y वाला कहना जाती हुआ तो y वाला सट गया है कि नहीं, x हट गया तो जोड़ाएगा नहीं हमें, है ना। इतना तक काबिल हैं आप लोग। चलिए तो अब क्या करना है भैया, y किसके बराबर है तनी देखिए तो गौर से, आंख चीर फाड़ के। y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो y के जगह x डाल दीजिए, आप प्लस x अब बराबर 180 डिग्री। कहाँ से तो समीकरण 1 से मान बैठा दिए। 5 गो x में 1 गो x जोड़ दो तो 6 गो x बराबर 180 डिग्री। 36 18 कट गया रे बाबू 30 मरतबे, तो इसीलिए x का मान कितना हो गया 30। और जब x का मान हो गया 30 तो कोण B 30 डिग्री का हो गया, लिखो इसीलिए कोण B हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए उसके बाद कोण C आप y माने हुए हैं, y भी तो x के बराबर है, यानी x का मान 30 डिग्री, तो ये भी आपका 30 डिग्री हुआ। अच्छा अब बचा कोण A का वैल्यू, तो कोण A तो 4y के बराबर है, तो कोण A तो है 4y के बराबर और y का मान 30 है, तो 4 गुना 30 बराबर 120 डिग्री। अब चेक कर लीजिए तीनों जोड़कर, अगर 180 डिग्री पुरता है तो ये आंसर सही माना जाएगा, अगर तीनों को जोड़कर 180 डिग्री नहीं पुरेगा तो ये आंसर गलत होगा। तो 30 डिग्री या 30 डिग्री जोड़िएगा तो 60 डिग्री, और 60 में 120 जोड़िएगा तो 180 डिग्री। इसका मतलब है कि सारा कैल धैल एकदम सही है, एकदम चकाचक है। तो अब हम अगला सवाल आपके लिए लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए, और सिर्फ कॉपी में ही नोट नहीं कीजिएगा, कॉपी में नोट करने के बाद यहाँ भी नोट करना है, समझ रहे ना। चलिए, और ठंडा में थोड़ा सा व्यवस्था के साथ रहिए, तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। आइए तो सवाल नंबर 3 में स्वागत है। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो भैया 365
हो। दूगो लगातार धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए बउआ, और उनको वर्ग करने के बाद अगर हम जोड़ते हैं तो 365 होना चाहिए। संख्या कैसा है? लगातार। चलिए सॉल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माइनस में नहीं लेना है भैया आंसर, धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने x मान लिया, इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? चूंकि लगातार है तो लगातार है, इसका मतलब इसमें 1 जोड़ दीजिए। माथा फटने लगा क्या? 1 जोड़ दिए तो? अरे भैया दो संख्या लगातार है कि नहीं है? तो पहला x तो दूसरा x + 1, 1 जोड़ दीजिएगा तो उससे 1 बढ़ जाएगा, तो दोनों लगातार न रहेगा। ऐसे नहीं आता समझ में? अच्छा तो अब उदाहरण देके समझाते हैं। 25 और 26 लगातार संख्या है कि नहीं है? बताइए, 25 और 26 लगातार संख्या है कि नहीं? तो 25 में कै जोड़ने से 26 होगा? 1 जोड़ने से, 25 + 1। उसी तरह से 30 और 31 ये दोनों लगातार संख्या है कि नहीं? तो 30 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से x के बाद कौन आएगा? x के बाद कौन आएगा? 1 जोड़ दीजिए, वही आएगा। जैसे 30 के बाद कौन आता है? तो 31। तो कैसे आता है? कैसे आता है? अरे 30 में 1 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है। पता है, इतना समझाना पड़ेगा तो हो गया है। अरे माना कि ऑनलाइन पढ़ते हैं कर की मतलब, उतना बउआ आप लोग थोड़े हैं। अरे आप लोग बुढ़ऊ है कि नहीं? प्रथम धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक का थी x + 1। हाँ, 1 जोड़ दीजिए, लगातार हो गया। अब कहता है से देखिए, जिनके वर्गों का जोगफल, जोग माने जोड़ना होता है, अब वर्ग माने पावर में 2, वर्गों का जोगफल 365 है। तो प्रश्न का कहै छै? प्रश्न का कहै छै? प्रश्न कहै छै प्रश्न कहता है कि वर्गों का योग तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर, वर्गों का जोगफल ये कितना है? 365। अब x² को तो हमने उतार दिया, और a + b का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं, a² + 2ab + b² बराबर 365। एगो x² में एगो x² जोड़ेंगे तो 2x², 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और प्लस 365 बराबर के पहले आएगा तब -365 बउआ बराबर 0। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2x² मैंने लिख दिया, 2x मैंने लिख दिया, 1 में 365 घटेगा तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है, तब माइनस में 364 बराबर के बाद 0, 2 2 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो इसमें x² बचेगा, 2 कॉमन हुआ तो यहाँ x बचेगा, और 364 में 2 कॉमन होगा। बताइए तो कॉमन लेने आता है? कॉमन लेने आता है नहीं है? गार्जियन से पैसा ठगने आता है? जान मार देंगे, समझ रहे हैं ना? 364 में से 2 कॉमन लिया तो बताइए कितना होगा? अरे 2 से भाग दे दो 364 में, 18 दूना 36 और 2 दूना 4, 182 बचेगा बराबर 0। ये 2 बराबर के बाद 0 के बटा में जाएगा, लटकले रह जाएगा। लटकले तो गेले वाला बात, लटकले तो गेले। चलिए x² + x + x अब -182 अब बराबर कथी? तो 0। ठीक है बउआ सर। अब यह एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। अभी 2 गो हल निकलेगा। अब दोनों लाइक निकलता है कि नालायक निकलता है से तो देखेंगे समय आने पर। फिलहाल अभी तो हल 2 गो निकलेगा। देखिए, द्विघात समीकरण को 3 तरीका से हल किया जा सकता है। एगो का नाम है वर्ग पूर्ण करने की विधि, एगो का नाम है द्विघात सूत्र विधि, और एक का नाम है गुणनखंड विधि। तो सबसे हल्का पड़ता है गुणनखंड विधि, अगर हो जाए तो। ना तो अंतिम में तो खैर जैसे प्रश्न कहेगा तैसे हल करना पड़ेगा। खैर यहाँ तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ तो आपको x का मान निकालना है। आपको जो सुविधा लगे तो करिए, लेकिन मुझको सुविधा लग रहा है कि हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब हमें फर्स्ट में
थर्ड से गुना करना है, फर्स्ट में थर्ड से गुना करना है, तो कितना होगा माइनस में 182 एक्स स्क्वायर। अब मध्य पद जो x है उसको दो टुकड़े करने हैं, मध्य पद जो x है उसके दो टुकड़े करने हैं। तो हम ऐसा दो टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने घटाने पर प्लस x बचे और गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर पूरे। तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना। देखिए आपको हम टेक्निक समझा देते हैं। 182 का आप टुकड़ा कर लीजिए, 2 से लगाइएगा, तब 9 दूनी 18 और 1, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है। अब 1391 होता है ना, तो 7 मरतबे लगाइए 13। देखिए तो 9 दूनी 18 और हो गया, ठीक है। तो 7 दूनी 14 गुना 13 कीजिएगा। देखिए 7 दूनी 14 गुना 13 कीजिएगा तो 182 आ जाएगा ना। 14 13 में एक का संबंध है, 14 13 में 1 का संबंध है। इसी तरह से गुणनखंड ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग। तो एगो x के चलते हम लोग का लिख देंगे बुआ 14 गो x और माइनस में 13 गो x और माइनस में 182 या इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर 14x में से, तो x पर स्क्वायर है तो एगो तो x यहाँ बचेगा और x हट गया तो यहाँ 14 बचेगा। और इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस हो जाएगा। 182 में 13 कॉमन लिए हैं तो 14 आएगा, क्योंकि 14 में 13 से आप गुना कीजिएगा, 7 दूना 14 में 13 से तो 182 आ जाएगा ना, बराबर 0। अब x प्लस 14 आपको दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 14 आप यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ पर x छूटा, यहाँ पे माइनस 13 छूटा, बराबर 0। इसीलिए x के दो वैल्यू आ गए, ये प्लस 14 है तब माइनस 14, कॉमा ये माइनस 13 है तब बराबर के बाद के लिए प्लस 13। अब आपका प्रश्न में तो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, देख लीजिए धनात्मक पूर्णांक। अब माइनस 14 था पक्का ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस 14 था पक्का ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको तो हम कर दिए कथी रे बउआ अमान्य। मतलब ये आया तो सही लेकिन हमारा आंसर बनने को तैयार नहीं है। तो मेरा आंसर कौन बनने को तैयार है 13। तो 13 मेरा हो गया प्रथम धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 + 1 यानी कि 14। तो अब हम लिख देते हैं इसीलिए दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा x + 1। ऐसा ही ना माने थे, x तथा x + 1। इसमें x का वैल्यू ये तो अमान्य हो गया, यही मान है 13, तो 13 तथा 13 + 1, 13 तथा 13 + 1, एक के बार 14 लिखिए ना, तो 13 तथा 14। अब कैसे जानिएगा कि हमारा आंसर सही है? परीक्षा में बना तो लिए लेकिन जानिएगा कैसे कि हमारा मैथ सही है कि गलत है? इसका फैसला आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम टेस्ट करके आपको यहाँ पर बताते हैं। मैथ तो आपका बन गया, अब जरा टेस्ट करना भी सीख लीजिए, है ना। कह रहा था कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का जोगफल 365 है। तो पहला बात कि 13 तथा 14 दोनों धनात्मक हैं और लगातार भी है। 13 तथा 14 धनात्मक पूर्णांक भी है और लगातार भी है। अब देखते हैं कि उनके वर्गों का जोगफल 365 पूरता है कि नहीं पूरता है। तो आइए इधर 13 का स्क्वायर 13 × 13 याद है आपको ना, तो याद कर लीजिए 169 होता है। 14 का स्क्वायर तो 196 होता है। जोग, इसमें जोग लिखा हुआ है, जोग का मतलब जोड़ देना होता है, अंतर माने घटाओ। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15 के 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 365 पूरा। आप प्रश्न में ही 365 की बात कर रहा था। बड़ा इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स ऐसे मैथ पढ़ाता है, समझ गया। एकदम दिमाग का जो दरवाज़ा बंद होगा ना उसको भी खोलने का कैपेसिटी रखते हैं हम। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स न है हमारे चैनल का नाम, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ़ उठाइए। देखिए बिना तकलीफ़ का कुछ मिलने वाला है नहीं दुनिया में। अब देखिए ठंडा लग रहा है, वीडियो बना रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, बोर्ड मिटाना पड़ता है, पानी छूना पड़ता है, तकलीफ़ है कि नहीं है? लेकिन इस तकलीफ़ से डरता कौन है? तकलीफ़ से डरता कौन है? आलसी के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, निकम्मा के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। कार्यशील बनिए, ठीक है ना।
किसी विद्वान ने कहा है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, मतलब अगर तुम ज्ञान हासिल कर लेते हो और उसका काम में इस्तेमाल नहीं करते हो तो समझ लो कि वो ज्ञान भी तुम्हारे लिए भार के समान है। इसलिए ज्ञान अर्जित किया तो उसको कार्य में प्रयोग करो। इसीलिए आलसी और निकम्मा नहीं, एकदम मेहनती बन के रहिए और जो भी करना है एकदम ईमानदारी से करना है और रिजल्ट आना चाहिए तो आना चाहिए। चलिए तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बोर्ड साफ करेंगे अभी। चलिए तो सवाल नंबर 4 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 43 तथा 9वां पद 79 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी ज्ञात करने का मतलब 3-4 गो संख्या निकाल कर बता देना है, ठीक है। चलिए, समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में जो संख्याएं होती है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन उनका अंतर जो है हमेशा सेम रहेगा। अगर एपी बढ़ता हुआ है तो एपी का जो डिफरेंस होगा, जिसको सार्व अंतर पदांतर कहते हैं, वह प्लस में होगा। अगर एपी घटता हुआ है तो उसका पदांतर माइनस में होगा, ठीक है। तो एपी में संख्याएं बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है। चलिए फिलहाल देखते हैं, 5वां पद है 43 और 9वां पद है 79। तो सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्यारे बच्चों, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मैंने मान लिया स्मॉल ए, एंड एपी का पदांतर जिसको सार्वंतर भी कहा जाता है बुआ, उसको मैंने स्मॉल डी मान लिया। अब प्रश्न में जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। प्रश्न में तो कहा है 5वां पद है 43, तो मैं लिख देता हूँ T5 बराबर 43। अब 5वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A + 5 - 1 × D बराबर 43, यानी A + 5 में से 1 घट गया तो क्या 4D बराबर 43। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर प्रश्न में कहता है 9वां पद 79 है, तो पुनः T9 बराबर 79। अब यहाँ से लिखते हैं T9, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बुआ, A + 9 - 1 × D = 79। A + 9 में से 1 घट गया बुआ तो 8D बराबर 79। ये हुआ समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो A और D का मान निकल जाएगा, और जब A और D का मान निकल जाएगा तो श्रेणी भी निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग अभी घटाएंगे समीकरण 2 - 1 से। तो कैसे घटाते हैं, LHS में से LHS घटाते हैं, RHS में से RHS घटाते हैं। तो LHS इसका LHS हो गया A + 8D और इसका LHS हो गया A + 4D। तो LHS में से LHS घटा देंगे एंड RHS में से RHS घटा देंगे, हो गया। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। दूसरे समीकरण का मतलब जिसमें से जिसको घटाते हैं। तो यहाँ तो 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 का चिन्ह बदलेगा। तो तीनों प्लस था, तीनों माइनस हो गया। A प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर A प्लस है, यहाँ पर A माइनस है, यहाँ पर A प्लस है, यहाँ पर A माइनस है, कट गए बउआ। 8 गो D है प्लस में, 4 गो D है माइनस में, ये चिन्ह के कोई गिनती न है।
ई माइनस वाला चिन्ह के गिनती है। 8 गो डी में 4 गो डी घट गया तो 4 गो डी, और 79 में 43 घटाना है तो 9 में से 3 घट के 6, और 7 में से 4 घट के 3, यहाँ 4 9 36 कटा गया बउआ। तो डी का मान निकल गया का थी 9। अब डी का मान आप समीकरण 1 में बैठाइए, चाहे डी का मान समीकरण 2 में बैठाइए, लेकिन आपको ए का मान दोनों जगह से सेम टू सेम आने वाला है। तो चलिए कहाँ से निकाल दे, जल्दी बोलिए कहाँ से निकाल दे, जल्दी बोलिए कहाँ से निकाल दे, जल्दी बोलिए कहाँ से निकाल दे। बउआ के झुनझुन्ना 20 रुपया, बउआ के झुनझुन्ना 20 रुपया। चलिए समीकरण 1 से निकाल देते हैं, समीकरण 1 से निकाल देते हैं। समीकरण 1 से a + 4d बराबर 43, a + 4d बराबर 43। इसमें d का मान बउआ सा 9 आ गया है ना, तो d के सामने 9 डाल दीजिए बराबर 43, यानी a + 9 चौक 36 बराबर 43। ये +36 को बिग दो ने उठा के बिग दो तो -36 हो जाएगा, और 43 में 36 घटाइए, 4 या 3 7, ए का मान निकल गया। इसीलिए श्रेढ़ी निकलना है बुआ सब, श्रेढ़ी यानी समांतर श्रेढ़ी। श्रेढ़ी का मतलब कथी, समांतर श्रेढ़ी, यानी कि आपको एपी निकालना है। उसका सूत्र है a, a + d, a + 2d, अब डॉट डॉट कर दो, इसी तरह से जितना निकालना है। तो a का वैल्यू कथी तो 7, अब a में d जोड़ लेना है, तो 7 में 9 जोड़ लीजिए, तो 9 7 16। चलिए उसके बाद a + 2d कैसे निकलेगा, a का मान 7 और 2d का मतलब 9 दूनी 18, 18 और 7 25। अब डॉट डॉट कर दीजिए, यही से रेडी हो गया। चेक कर लीजिए, 16 में से 7 घटेगा तो 9 7 16, 9 25 में से 16 घटेगा तो 15 में से 6 घटा 9, 9 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, ठीक है। इसका मतलब इस श्रेढ़ी समांतर श्रेढ़ी है। अब हम इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसको अच्छा से याद करके परीक्षा देने जाइएगा, आए करेगा भैया सवाल। श्रीकांत सर का गेस कभी फेल नहीं होता, ये पढ़ाई है, ये खेल नहीं होता, बुझला। लीजिए तो सवाल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट 2023 के विद्यार्थियों के लिए। त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि tan b + c बटा 2 बराबर cot a बटा 2। सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है बड़ा आसान। त्रिभुज ABC में साबित करना है, ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया यह प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं भैया जी। त्रिभुज ABC बना लीजिए, है ना। चलिए बन गया त्रिभुज ABC, बन गया ना त्रिभुज ABC, बन गया। ये ABC कोण को डिनोट करता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। a + b + c बराबर 180 डिग्री। ये थ्योरम आप लोग 9th क्लास में पढ़ लिए थे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। a + b + c बराबर 180 डिग्री। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलिए, सवाल के हिसाब से बराबर के पहले b + c चाहिए, तो b + c को इधर रखेंगे और a को बेलगा देंगे उधर, तो बेलगाइए बेलगाइए, b + c को इधर रख लीजिए, +a उधर जाएगा बउआ, तो हो जाएगा -a। अब b + c के बटा में 2 है, तो आप दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर मैथ का नियम है कि दोनों पक्षों में समान संख्या से आप भाग दे सकते हैं, इससे मान नहीं बदलता है।
2 से भाग देने पर, ऐसा गणित का नियम है बउआ। तो b + c बटा 2 और 180 डिग्री बटा 2 और -a बटा 2। अब ये रहा आपका b + c बटा 2 और 180 बटा 2, तो ये हो गया 90 डिग्री और माइनस में a बटा 2 अपने जगह पर। अब दोनों पक्षों का tan लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, tan लेंगे। कहिएगा सर आप कैसे जानते हैं कि tan लेना है? अरे कैसे जानना क्या है, सवाल तो सामने लिखा हुआ है। सिद्ध करना है कि tan b + c/2 बराबर cot a/2। तो b + c/2 के पीछे tan है, तो b + c बटा 2 के पीछे tan लेंगे। अब इधर tan लेंगे तो मजबूरी है कि उधर भी tan लेना पड़ेगा, तो इसीलिए दोनों पक्षों का tan ले रहे हैं। तो tan b + c बटा 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस a बटा 2। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बउआ, cot थीटा, COT। गजब लिखाता है कॉट लिखाता है, बुझाता है कि पपीता लिखा रहा है। चलिए तो cot a बटा 2, ठीक है, a बटा 2, यही तो प्रूफ करना था बउआ, cot a बटा 2। तो सवाल तो आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, प्रूव्ड। अब ये सवाल पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ दिया जा सकता है कि sin a + b/2 बराबर cos c/2, ये पूछा जा सकता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को समझे हैं तो इस क्वेश्चन के आधार पर आप उस क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरे साथ अगर बने हुए रहते हैं परीक्षा से पहले तक, तो आपके लिए अभी तक हम 110 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, और सब्जेक्टिव में भी करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो एग्ज़ाम से पहले आपका 200 ऑब्जेक्टिव एंड कम से कम 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, और उसी में से 100 नंबर का क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा। विश्वास कीजिएगा, मानिए तो देव न तो पत्थर। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो ये समझकर कि सामने वाले भगवान हैं, अगर दिल से पत्थर समझ लीजिएगा तो पूजा आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि श्रीकांत सर की बातों में सच्चाई है, और उनकी बातों को हमें मानना है, फॉलो करना है। और सर जितना भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं उसको अच्छे से कॉपी में पहले तो नोट कीजिए, उसको 2 बार 3 बार बनाइए, फॉर्मूला याद कीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ाई लिखाई के दौरान तो आप एक मीठा सा कमेंट लिख दीजिए, मीठा सा कमेंट लिख दीजिए, ठीक है कि नहीं, कि सर ये प्रॉब्लम है। आपके प्रॉब्लम का निदान किया जाएगा। इस दुनिया में समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े प्यार से हमारे वीडियो को देखते हैं और इंतज़ार करते होंगे कि श्रीकांत सर का वीडियो आने वाला है। ऐसा मैं फील करता हूँ। अब सही कह रहा हूँ कि गलत, ये तो भगवान जाने, ठीक है ना, लेकिन ऐसा मेरा मन कह रहा है। हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। ना बाबा ना, जान नहीं देंगे, ना हम देंगे ना आप दीजिए। चुपचाप काम कीजिए, बस मनोरंजन के लिए आप लोगों को कुछ सुनाते रहेंगे, सुनते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, काम पर फोकस कीजिए। फिल्म गाना ये सब चलते रहता है, ये सब का ज़्यादा मतलब नहीं रखना, ठीक है ना। चलिए तो एक प्यारा सा वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। अब विदा लेने का वक्त हो गया है, तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ कल आपके साथ। तो गुड नाइट, टेक केयर, ठंडा में ख्याल रखिएगा।